यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो 12th का एग्जामिनेशन 2026 में देने जा रहे हैं और लाइव क्लास ये नहीं हो पाया था, वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा ताकि आप इस वीडियो को वॉच करके वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक आ गया है, आपको समय मिले तो इस वीडियो को वॉच कर लें। आइए वेक्टर शुरू करते हैं। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और अब समय कम है, इसलिए 3D ज्योमेट्री भी इसी में हम ले लिए। बहुत सारे 3D ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स वेक्टर की मदद से बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और वेक्टर का भी उसमें यूज होता है। तो रिजल्ट्स वेक्टर का जस्ट डेफिनेशन लिख देते हैं, डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी या ऐसे कहिए फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली नोन, ऐसे कह सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी तो है ही है, विच इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और एक चीज और साथ में कहना चाहिए, एंड ओबेज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एंड ओबेज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, दोनों इक्विवेलेंट लॉ ऑफ एडिशन। यानी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको मेजर किया जा सके, जैसे टेम्परेचर, मास और फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली नोन, पूरी तरह से उसके बारे में तभी मालूम होगा जब उसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आप बतलाइए। और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ एक चीज़ और, चूँकि करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी, वो वेक्टर नहीं होता, इसलिए साथ में एक और चीज़ कहना चाहिए कि एंड ओबेज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ए फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, फिजिकल क्वांटिटी, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कंप्लीटली नोन तभी होगा जब उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतलाइए। और साथ में एक एडिशन कर रहे हैं क्योंकि कुछ एक्सेप्शन अभी जो बतलाया, करंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर नहीं है, तो एंड ओबेज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये तीनों बात हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन और ट्रायंगल ऑफ एडिशन को ओबे करे, उसका अनुपालन करे, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। जैसे फोर्स, वेलोसिटी, लेकिन स्पीड, टेम्परेचर, इस टेम्परेचर स्केलर है। किसी का टेम्परेचर अगर आप कहते हैं कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका डायरेक्शन तो बतलाने की जरूरत नहीं, केवल मैग्नीट्यूड आपने बतला दिया तो पूरा उसके बारे में पता लग गया कि टेम्परेचर इतना है, उसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। एनर्जी तो एनर्जी के बारे में कि इतना एनर्जी है, बस इतना, डायरेक्शन बतलाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन फोर्स, बल जिसको कहते हैं, वो वेक्टर है, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड बतला दें कि 1 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा, किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो 1 न्यूटन का फोर्स मैग्नीट्यूड आप बतला दिया, इससे कंप्लीटली नोन नहीं हुआ।
जैसे अगर कोई चीज रखा हुआ है, उस पर 1 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगाइएगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाइएगा, दोनों का इफेक्ट अलग अलग होगा, असर अलग अलग होगा। इसलिए डायरेक्शन भी आपको बतलाना होगा। वैसे ही वेलोसिटी इतना है, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी में दो होता है, स्केलर एंड वेक्टर। केवल मैग्नीट्यूड बतलाने से कंप्लीटली नोन हो जाए तो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतलाना हो और एक साथ में और कहा कोबेस टैंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर एग्जाम्पल हमने दे ही दिया। स्पीड हुआ स्केलर, वेलोसिटी हुआ वेक्टर, फोर्स हुआ वेक्टर, एनर्जी हुआ स्केलर, टेम्परेचर हुआ स्केलर, मास हुआ स्केलर। तो ये वेक्टर और स्केलर की बात किया। फिजिकल क्वांटिटी में दो होगा, फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, और इसमें मैग्नीट्यूड, और यानी इसमें स्केलर जिसका केवल मैग्नीट्यूड बतलाने से काम हो जाए, और दूसरा होता है वेक्टर। वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वेक्टर, a vector can be represented by a directed line segment, हाँ, एग्जाम के लिए लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बेसिक से शुरू करना था। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से इसको डिनोट किया जाता है जैसे। और वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से डिनोट किया जाता है। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय vector, a small or capital letter, generally a small or capital letter with arrow over it, यानी स्मॉल और कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ए लिख दिया और ये, तो वेक्टर। केवल ए लिखते, एरो नहीं देते, तो वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाए। ये वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, बी अल्फा। और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट कैसे करते हैं? ए वेक्टर है तो ऐसे लिखें, तो इसको क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड यानी ऑफ वेक्टर ए, vector A is denoted by, magnitude of vector A is denoted by कैसे डिनोट करते हैं? S, या एरो हटा दीजिए, दोनों सिंबल, एरो हटा दिए तो वो भी मैग्नीट्यूड डिनोट करता है। वेक्टर A कोई वेक्टर है, अगर A लिख करके ये दोनों तरफ लाइन खींच दिया तो मॉडुलस ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, या एरो हटा दीजिए ऐसे। और वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे वेक्टर ए, इफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय, ए वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय directed line segment, by the directed line segment AB, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट हुआ AB और उस पर एरो दे दिया। अगर वेक्टर A को इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये AB हुआ, एरो दे दिया, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी ए वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय
सूचित किया जाता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी से, और इसका मैग्नीट्यूड तब क्या होगा, ए बी इस लाइन सेगमेंट का लेंथ जो होगा वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होगा, को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 10 न्यूटन के फोर्स को, न्यूटन फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, 10 न्यूटन के फोर्स को हम 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 न्यूटन के फोर्स को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम 2 सेंटीमीटर लेंगे लेंथ। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स का ये नहीं कि वेक्टर ए का ये लिखने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए is represented by magnitude of vector A is क्या, is magnitude of vector A is represented by the length of line segment AB, segment AB यानी रिप्रेजेंट होता है। जैसे हमने कहा ना कि 10 न्यूटन के फोर्स को हम 1 सेंटीमीटर से हाफ सेंटीमीटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 10 न्यूटन के फोर्स को 1 सेंटीमीटर, तो 20 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो लेंथ कितना लेंगे, 2 सेंटीमीटर। अगर 3 सेंटीमीटर है तो उससे जो रिप्रेजेंट होगा फोर्स वो क्या होगा, 30 न्यूटन का होगा। तो ये ए के मैग्नीट्यूड को हम ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ, यानी डिनोट करता है, ए बी का लेंथ डिनोट करता है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को, और डायरेक्शन ए का, वेक्टर ए का डायरेक्शन ए से बी की ओर, हाँ वेक्टर में, वेक्टर यहां लीजिए या यहां लीजिए, दो तरह का वेक्टर होता है, लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब होगा कि कहीं आप लीजिए, लेकिन लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब होगा कि उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। तो जनरली अगर कुछ नहीं कहा जाए तो इसका मतलब फ्री वेक्टर है। लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर, यानी प्रॉपर्टीज अगर डिस्कस करना है, थ्योरम्स के बारे में बतलाना है तो फ्री वेक्टर की बात करेंगे, क्योंकि हम फिगर यहां बनावें या यहां बनावें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इफेक्ट जानना चाहते हैं तो उसमें फ्री वेक्टर का मतलब हुआ कि इस वेक्टर को यहां लें या उसके पैरेलल और इक्वल दूसरे जगह भी ले सकते हैं, पैरेलल और इक्वल होना चाहिए, तो दोनों वेक्टर सेम माना जाए। लेकिन लोकलाइज्ड वेक्टर है तो उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो खैर जस्ट इतना जानना था। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी बतला दें। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है? लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर को जोड़ने का तरीका, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखिए। ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, यानी ए बी प्लस बी सी, यानी दो वेक्टर है, एक ए बी से रिप्रेजेंट होता है और दूसरा बी सी से, तो इस दोनों का सम किससे रिप्रेजेंट होगा? एसी से। इसको याद ऐसे रखते हैं लोग। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन भी होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन भी होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या होता है? पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। कोई पॉलीगन ले लिया, ए बी सी डी ई एफ, कोई भी पॉलीगन हमने ले लिया, हेक्सागन लिया, कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी एफ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी एफ अगर हम कहें तो क्या होगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इसी का यूज हम कर रहे हैं। तो ए से बी गए, इसको याद ऐसे रखते हैं, ए से बी गए, बी से सी गए और सी से एफ गए, तो फाइनली ए से एफ आ गए, यानी इज इक्वल टू ए एफ। इसमें देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में भी वैसे कह सकते हैं कि ए से बी गए, ए बी, और फिर बी से सी गए, तो फाइनली कहाँ? ए से सी गए, इज इक्वल टू ए सी।
तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये भी वही चीज हुआ। ए बी प्लस बी सी को हम क्या लिखेंगे इस फिगर में देखिए तो, ए बी प्लस बी सी, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से देखिए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो इसको हम ए सी लिख दिए और प्लस सी एफ। अब फिर देखिए इस ट्रायंगल में ए सी प्लस सी एफ, ए से सी गए, सी से एफ गए, तो फाइनली ए से एफ इज इक्वल टू ए। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, उसको ऐसे ही ए बी प्लस सी बी नहीं, सी बी प्लस बी सी करना होगा। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये ए से बी गए और फिर बी से ही जाएंगे कहीं दूसरे, ए से बी, बी से सी, तो एक्चुअली ए से सी। तो इस ट्रायंगल में हुआ। अब आपसे हम पूछना चाहेंगे कि हम लिखते हैं, आप बतलाइएगा कि क्या होगा अगर इसमें कहें कि ए सी प्लस सी बी, तो क्या होगा। ए से सी गए, सी से बी गए, तो इसका मतलब फाइनली ए से बी, ए से सी गए, सी से बी, यानी फाइनली ए से स्टार्ट किए थे, फाइनली बी पर पहुंचे तो ए। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अगर इसी फिगर में हम कहें कि बी सी प्लस सी ए, तो आप क्या कहिएगा, बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी ए, बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी। पॉलीगन वाला में क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है। अगर हम कहें कि ए बी प्लस बी डी प्लस डी ए, क्या होगा, ए से बी गए, बी से डी गए, ए से बी, बी से डी और डी से ए, तो फाइनली ए से शुरू किए थे, ए पर पहुंच गए, तो ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। जीरो वेक्टर में जीरो भी केवल लिख सकते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड जीरो हुआ। लेकिन लॉजिकल बनाने के लिए, जैसे सेट थ्योरी में आप एम्प्टी सेट फाई लेते हैं, पहले कहते हैं कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन बाद में दो सेट का इंटरसेक्शन के में कॉमन एलिमेंट्स के सेट को ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो उसमें अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या लिखें, हम कहते हैं कि दो सेट का इंटरसेक्शन एक सेट होगा। अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे, तो उसी कमी को दूर करने के लिए कहा जाता है कि एक एम्प्टी सेट फाई भी हम लोग लेंगे। ठीक वैसे ही एक जीरो वेक्टर भी लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट, एक्चुअली वेक्टर है ही नहीं है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन जैसे एम्प्टी सेट की का कंसेप्ट है वैसे ही यहाँ जीरो वेक्टर का कंसेप्ट है। तो ये हो गया। अब आइए डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, डिफरेंस। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ भी बतला दे। पैरेललोग्राम लॉ जनरल वाइज ट्रायंगल लॉ हुआ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट होते हैं, दो वेक्टर, if two vectors are represented in magnitude and direction by adjacent side of a parallelogram, then their sum will be represented by the diagonal of the parallelogram passing through this point, common point AB और A। यानी इस पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि AB प्लस AD इज इक्वल टू AC, AB प्लस AD, AB प्लस AD इज इक्वल टू ये डायगोनल AC। ये पैरेललोग्राम लॉ, यही ट्रायंगल लॉ ही एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही तो है। दो वेक्टर इक्वल कब कहे जाएंगे, टू वेक्टर्स, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स कब कहेंगे, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो दो वेक्टर इक्वल कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन सेम यानी फ्री वेक्टर है तो दोनों एक ही लाइन सेगमेंट के पैरेलल होगा। तो अगर A इज इक्वल टू B कब कहेंगे,
इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ को IFF भी लिखते हैं। पहला है कि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, और दूसरा कि ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन। अच्छा, इस फिगर में देखिए ए बी है, ये ए रिप्रेजेंट करता है, और सी डी, दोनों का लेंथ इक्वल ले रहे हैं। सी डी, ए बी और सी डी का लेंथ इक्वल है, सी डी। तो यहाँ ये बी रिप्रेजेंट करता है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर होगा, क्योंकि लेंथ दोनों का मैग्नीट्यूड ए बी से रिप्रेजेंट होता है, ए बी और सी डी का सी डी से, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। और डायरेक्शन देखिए, ए बी पैरेलल सी डी है, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर डीसी लिखिएगा तो ए वेक्टर ए बी है और बी को हम सी डी से, तब इक्वल हुआ ए बराबर बी, क्योंकि ए बी और सी डी का लेंथ इक्वल ले रहे हैं। लेकिन अगर अपोजिट ले लीजिएगा तो ए ये है, बी ये है, तो ए अगर अपोजिट ले लीजिएगा यानी ए बी सी डी नहीं, सी डी के बराबर है, लेकिन ए बी डी सी के बराबर मैग्नीट्यूड में तो है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, लेकिन ए बी इज इक्वल टू माइनस डी सी लिखना हो। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ए बी और डी सी का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, डी से सी की ओर है, अपोजिट है उस फिगर में। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स देख लीजिए, तब प्रॉब्लम्स पर आते हैं। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स कम समय में थोड़ा हमें बहुत सारी बातें छोड़नी पड़ती है, लेकिन जितना आपको जरूरत है वो नहीं छोड़ना। डिफरेंस, जैसे इस फिगर में देखिए, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, तो ये देखिए इनिशियल पॉइंट कहलाता, और ये टर्मिनल पॉइंट। वेक्टर ए बी है तो ए उसका इनिशियल पॉइंट है। ए क्या है? इनिशियल पॉइंट। ए इज इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, और बी है टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल अंत बिंदु। तो ए बी माइनस ए सी कैसे लिखते हैं? कॉमन ए है, ए कॉमन है, छोड़ दीजिए, ए हटा दीजिए, तो क्या होगा? बीसी, बीसी नहीं, उलट दीजिए, सी बी। ए बी माइनस ए सी, ए कॉमन है, हटा दीजिए, तो बीसी नहीं, सी बी, उल्टा। तो आप ये ए माइनस बी अगर कहीं करें तो क्या होगा? बी के एंड पॉइंट, टर्मिनल और एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट ए माइनस बी, तो बी के एंड पॉइंट से ए के एंड पॉइंट की तरफ आइएगा, बी के एंड पॉइंट से ए के एंड पॉइंट से। पर जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी क्या होगा? ए का ये पी क्यू आर। चलिए, ए माइनस बी क्या हो? बी के एंड पॉइंट से, बी का एंड पॉइंट क्या है? आर। बी का एंड पॉइंट क्या है? आर, और ए का एंड पॉइंट क्या है? क्यू, तो आर क्यू। ए माइनस बी, तो ए को रिप्रेजेंट करने वाला लाइन सेगमेंट क्या है? पी क्यू, और बी का क्या है? पी आर। तो ए माइनस बी, बी के एंड पॉइंट से ए के एंड पॉइंट, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। ए माइनस बी, बी के एंड पॉइंट से ए के एंड। तो इसी फिगर में बोलिए, तो इस फिगर में हम आपसे पूछना चाहेंगे, सी ए माइनस सी बी, इनिशियल पॉइंट कॉमन, सी ए माइनस सी बी, क्या लिखिएगा? ए बी नहीं, बी ए। इस फिगर में देखिए, क्यू आर माइनस क्यू पी, क्या लिखिएगा? इनिशियल पॉइंट से में, आर पी नहीं, पी आर। तो ये सम और डिफरेंस लिखने का तरीका हुआ। प्रॉब्लम्स में इसका जरूरत पड़ेगा।
अब आइए आई जे के यूनिट वेक्टर थ्री डायमेंशन में थ्री एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। थ्री डायमेंशन में थ्री एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जिसे फिगर से हम दिखलाते हैं आपको, देखिए ये, लेकिन 3D और वेक्टर में दोनों में हमको डिफरेंस बतलाना। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हमने लिया, थ्री, एक्स एक्सिस ये रेड वाला, वाई एक्सिस और व्हाइट वाला जेड एक्सिस। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किसी को ले सकते हैं, लेकिन वेक्टर में एक राइट हैंडेड स्क्रू को घुमाइए। देखिए अगर हम इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, एक्स और वाई तो ले लिया, जेड एक्सिस किधर होगा? ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता है। नीचे अगर हम ये करें तो ये भी तो परपेंडिकुलर हुआ, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ले लिया। अब जेड एक्सिस के लिए देखिए, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के तरफ राइट हैंडेड स्क्रू को घुमाइए, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के तरफ राइट हैंडेड स्क्रू को घुमाइए, किधर आगे बढ़ेगा? ऐसे ऐसे अगर घुमाएंगे राइट हैंडेड स्क्रू को तो ऊपर आगे। तो ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन। थ्री डायमेंशनल में आप जेड एक्सिस नीचे भी ले सकते हैं, लेकिन वेक्टर में राइट हैंडेड सिस्टम बनना चाहिए, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स से वाई की तरफ घुमाएंगे तो जिधर आगे बढ़ेगा राइट हैंडेड स्क्रू वही जेड एक्सिस का डायरेक्शन। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सुविधा ये होगा कि जब दोनों आपको पढ़ना है तो आप ऐसा ही लीजिए, ताकि वेक्टर का भी एप्लीकेशन अगर करना हो 3D ज्योमेट्री में तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, आप ऑलवेज ऐसा ही लीजिए कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक्स से वाई के तरफ घुमाइए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के तरफ घुमाइए राइट हैंडेड स्क्रू को, जिधर आगे बढ़ेगा वही उसका जेड एक्सिस का डायरेक्शन लीजिएगा। तो ऐसा, क्योंकि इसमें आई जे के यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या हुआ? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर whose magnitude is unity, one unit is called a unit vector, a unit vector। और यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर ए कैसे लिखते हैं? यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए कोई वेक्टर है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं, एरो के बदला ऊपर दे दिया तो यूनिट वेक्टर हो गया अलोंग ए। और ये हुआ क्या? एक वेक्टर, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कीजिए तो जो वेक्टर होगा ऐसा, देखिए ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये यूनिट वेक्टर, इसको ऐसे लिखते हैं। ये लिखिए तब भी यूनिट वेक्टर अलोंग ए कहा जाएगा, ये लिख दीजिए तो भी यूनिट वेक्टर अलोंग ए कहा जाएगा। और ये बतलाइए कि के ए वेक्टर, या ऐसे 2a वेक्टर, 2a ऐसे लिखते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या कहेंगे? ये कैसा वेक्टर है? दिस इज द वेक्टर, ए वेक्टर A in the direction of A, this is vector along A whose magnitude is twice that of A, यानी इसका मैग्नीट्यूड A के मैग्नीट्यूड का दुगना है, and has same direction as that of A, यानी A का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वही हुआ, मैग्नीट्यूड दुगना। लेकिन अगर -2a लिखें
तो ये क्या हुआ, यह वेक्टर हुआ जिसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड का दुगना है। -2 का मॉडुलस लीजिएगा तो -2 का मॉड तो -2 का भी मॉड तो 2 ही होता है, इसलिए ये भी ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड का दुगना है, लेकिन डायरेक्शन ए का अपोजिट है क्योंकि माइनस साइन। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर whose magnitude is, this is a vector whose magnitude is, हाँ यहां along लिख दिया तो सेम डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है था। दिस इज a vector along A whose magnitude is twice that of A, बस इतना ही। और इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, A है 2A has direction, has same direction as that of A। ये जब along A लिख दिया मतलब डायरेक्शन सेम along, नहीं तो अपोजिट लिखते। दिस इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, के मैग दैट ऑफ ए, वेक्टर इज -2a, तो ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड का दुगना है और डायरेक्शन एंड डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए, डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ, माइनस लगा इसका मतलब अपोजिट। मैग्नीट्यूड ए का दुगना है, ए के मैग्नीट्यूड का दुगना मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, लेकिन डायरेक्शन ए का अपोजिट है। तो ये हो गया। अब आइए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के बारे में हमने बतलाया कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस नीचे की ओर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा लेना है वेक्टर में, ऐसा लेना है कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के तरफ राइट हैंडेड स्क्रू को घुमाइएगा तो जिधर आगे बढ़ेगा, ऐसे घुमाएंगे तो आगे इधर बढ़ेगा, वो जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन होना चाहिए, जेड एक्सिस का डायरेक्शन होना चाहिए। और यूनिट वेक्टर आई कहते हैं हम, स्पेशल सिंबल है आई, ऐसे लिखे या लोग ऐसे भी लिखते हैं, कोई हर्ज नहीं है। यूनिट वेक्टर लिखना चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के स्मॉल के यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। 2 डायमेंशन में होगा तो केवल आई और जे होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के। और इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछ दें कि आई का ऐसे मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर हम कह रहे हैं, तो ये यूनिट वेक्टर के लिए स्पेशल सिंबल है। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आई से, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को जे से, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को के से रिप्रेजेंट किया जाता, अब सूचित डिनोट किया जाता है। अब इसमें 3 डायमेंशन में कोई भी वेक्टर इस फॉर्म का होता है, या अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करें, पहले तो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर हम बतला दें। 3 डायमेंशन में ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन, ए वेक्टर इन 3D कैसे लिखते हैं? ए अगर कोई वेक्टर है, ए का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट A2, वाई एक्सिस के अलोंग, और A3 जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, A1, A2, A3। A1 क्या है? ए का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, A2 है वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। तो वेक्टर में लीजिएगा तो A1i प्लस A2j, कोई भी वेक्टर 3 डायमेंशन में ऐसा लिखा जा सकता है।
और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चूंकि उतना समय नहीं है सबका प्रूफ देने का, ऐसा अगर लिखा हुआ हो तो इसका मैग्नीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। यूनिट वेक्टर अलोंग ए कहें लिखना, यूनिट वेक्टर अलोंग ए अगर पूछे तो क्या होगा, a बाई इसका मैग्नीट्यूड। ए क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3, यानी i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यही इसका मैग्नीट्यूड होता। यूनिट वेक्टर ये हो अलोंग ए, तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्या होगा, ए में मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। अब वेक्टर तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए। और इसमें डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, इसमें अगर किसी पॉइंट का 3 डायमेंशन में, ये देख लीजिए, एक्स एक्सेस इसको ले रहे हैं, वाई एक्सेस इसको ले रहे हैं, और जेड एक्सेस एक्चुअली ऐसे बनाए हैं, लेकिन है ऐसा, ऐसे हम फिगर तो इस पर ऐसे बना नहीं सकते हैं, तो ऐसा देखिए, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड, एक्स से वाई की तरफ घुमाएंगे तो ये एक्स वाई, और ये जेड एक्सिस हुआ, एक्स वाई जेड। यूनिट वेक्टर इसके अलोंग आई, इसके अलोंग जे, इसके अलोंग। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, 3 डायमेंशन में ये 3 कोऑर्डिनेट्स होता है किसी पॉइंट का, तो कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग बतला दें क्योंकि जरूरत पड़ेगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, 2 कॉन्सेप्ट है, जहां जो जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग यूज करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होता है, एक तो है कि वाई जेड प्लेन पर, देखिए प्लेन, इसमें ये था ऐसे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक प्लेन होता है, उसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लीजिएगा तो ये प्लेन हुआ, इस प्लेन को कहते हैं वाई जेड प्लेन, और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का जो प्लेन होगा जेड एक्स प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होगा पॉइंट से वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर का लेंथ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू वाई जेड प्लेन विथ प्रॉपर साइन, ये कहना जरूरी है, प्रॉपर साइन, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट से वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर का लेंथ विथ साइन, साइन का मतलब कोऑर्डिनेट में साइन होता है, लेंथ तो पॉजिटिव होता है ऑलवेज, जीरो नेगेटिव नहीं होगा। तो किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब उस पॉइंट से वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर का लेंथ विथ साइन, और साइन का रूल होता है, साइन का रूल जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 क्वाड्रेंट होता है, इसमें 3 डायमेंशन में ऑक्टेंट होता है, 8 भाग ऑक्टेंट। अब ऑक्टेंट को बतलाने के लिए 3 डायमेंशनल फिगर लेना होगा। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन जिधर हुआ, जैसे इस फिगर में देखिएगा ओ एक्स ओ आई ओ जेड, ये एक ऑक्टेंट हुआ, इसमें तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। और ये वाई जेड प्लेन है, इधर वाला
ऐसे देखिए, ये एक्स जेड प्लेन है, एक्स एक्सिस जेड, तो ये एक्स जेड प्लेन है, इधर वाई एक्सिस का पॉजिटिव हुआ तो उधर वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा इसमें। तो इसमें साइन का रूल 8 ऑक्टेंट होता है। तो 3 डायमेंशनल फिगर एक्चुअली वो रूम में बतलाया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन में तो बतलाना उतना मुश्किल है। इसमें साइन भी हम देखेंगे। और दूसरा कंसेप्ट क्या है कि किसी पॉइंट से, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, पॉइंट से वाईजेड प्लेन पर परपेंडिकुलर का लेंथ विथ साइन। और दूसरा कंसेप्ट होता है कि यहां से परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन पर खींचे, एक्स जेड कोऑर्डिनेट ज्यादा ठीक। जेड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट से एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर का लेंथ, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू एक्स वाई प्लेन। ये ध्यान रखना है कि जेड कोऑर्डिनेट है तो एक्स वाई प्लेन पर विथ साइन प्लस और माइनस ऑक्टेंट देख करके साइन। और दूसरा है कि यहां से परपेंडिकुलर डालिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एल है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से यहां पी से ये क्यू लेते हैं और क्यू से यहां एल, तो यही ओ एल जो होगा ओरिजिन से दूरी, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और यहां फुट से परपेंडिकुलर यानी पी क्यू परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन है, और क्यू से परपेंडिकुलर क्यू एल परपेंडिकुलर टू ओ एक्स है, और क्यू एम परपेंडिकुलर टू ओ आई है। तो ये एक्स ओरिजिन से जहां क्यू पॉइंट से परपेंडिकुलर डाले एक्स वाई प्लेन पर, यहां से एक्स एक्सिस पर, तो ओरिजिन से जो दूरी होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ विथ साइन, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो साइन पॉजिटिव होगा। और यहां से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला तो ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यानी यहां पर फिगर में क्या होगा, ओ एल एक्स हो जाएगा और ओ एम वाई हो जाएगा, और ये पी क्यू जेड हो जाएगा, पी क्यू जेड। प्रैक्टिकली हम लोग यही यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए अब प्रॉब्लम्स में के लिए डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बतला दे और तब प्रॉब्लम्स। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स dot product of two vectors A and B, two vectors A and B is denoted by inclined at an angle theta, inclined at an angle theta is denoted by ए और बी दो वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट या स्केलर प्रोडक्ट, ए और बी दो वेक्टर है, बीच का एंगल थीटा है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ए डॉट बी, एंड इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करते हैं, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच के एंगल का कॉस। मैग्नीट्यूड को एरो हटा करके भी लिखा जाता है। इस फिगर में देख लीजिए, अगर ए एक वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी क्या हुआ, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इस पर भी प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिकल मीनिंग
क्योंकि रेगुलर बैच जब शुरू करेंगे तब डिटेल में धीरे धीरे आराम से हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बतलाना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट बी क्या हुआ? ए डॉट बी, यहां देखिए ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा है, यानी ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, और ये प्रोजेक्शन कहलाता है बी का ए पर। कैसे? देखिए ये यहां प्रोजेक्शन, यहां से परपेंडिकुलर डाले, अगर ये है ओ पी, ये है ओ क्यू, तो बी कॉस थीटा फिगर में देखे तो ये बी है, अब बी कॉस थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल से? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ओ एल बाई बी का मैग्नीट्यूड ओ क्यू, तो ओ एल क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा ओ एल हो जाएगा, यानी ये क्या हुआ? ए का मैग्नीट्यूड इंटू ओ एल, और इसी को कहते हैं ए का मैग्नीट्यूड इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बस इतना ही याद रखिएगा। ए डॉट बी, अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ? ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का ए पर प्रोजेक्शन, ए का मैग्नीट्यूड यानी ये लेंथ, और बी का ए पर प्रोजेक्शन, और ए डॉट बी ये भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी दो तरह से लिख सकते हैं। ए डॉट बी ऐसा भी होगा, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, या यही बराबर क्या होगा? बी का मैग्नीट्यूड इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। कैसे याद रखिएगा? कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ए का मैग्नीट्यूड, तो बी का ए पर प्रोजेक्शन, बी का मैग्नीट्यूड तो एक ए का मैग्नीट्यूड लिया तो दूसरा वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन, और बी का मैग्नीट्यूड लिया तो ए का बी पर प्रोजेक्शन। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, एक चीज और बतला दें इसमें, आई जे के टर्म में यही प्रॉब्लम में आपको जरूरत पड़ेगा। a1i, ये अगर वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b वेक्टर है, यही प्रॉब्लम में जरूरत पड़ेगा b2ij प्लस b3k। दो वेक्टर है आई जे के टर्म में। अगर a डॉट बी लिखना है तो जल्दी से कैसे लिखेंगे? a डॉट बी, तो आई वाला को आई वाला से a1b1, जे वाला a2b2 प्लस a3b3। कहिएगा कि क्यों ऐसा हो गया? a डॉट बी था, a डॉट बी क्या था? ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो कॉस थीटा तो 0 होगा, यानी a अगर परपेंडिकुलर टू b है देन a डॉट बी 0 होगा, क्योंकि cos 90 डिग्री ए वेक्टर बी पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, एक वेक्टर दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो cos थीटा cos 90 डिग्री तो 0 होगा, इसलिए a डॉट बी 0। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं जांच करने का तरीका, दोनों का डॉट निकालिए, 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर होगा, 0 आ गया तो एंगल भी दोनों के बीच का 90 डिग्री हो जाएगा। और तो a डॉट बी आई जे के टर्म है तो लिखना ये। और दूसरा एक और, cos थीटा सीधे भी लिख सकते हैं। cos थीटा कैसे लिखेंगे? a डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, या ऐसे कहीं a डॉट बी, और a के मैग्नीट्यूड को एरो हटा के भी लिखते हैं लोग। तो ये ध्यान रखिएगा कि दो वेक्टर अगर आई जे के टर्म में दिया हुआ है तो दोनों के बीच का एंगल cos थीटा क्या होगा? a डॉट बी कैसे निकालेंगे? ऐसे आई वाला को आई वाला। हाँ, ये क्यों हुआ? देखिए ना, आई वाला को आई डॉट आई 1 होगा, क्यों? परपेंडिकुलर है तो 0, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, तो a डॉट बी अगर
ए और बी के बीच का एंगल 0 है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा और ए बी कॉस 0 1 होता है, तो ए बी हो जाएगा कब, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0 इज 0। तो आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई डॉट आई 1 होगा, क्योंकि 1 आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस। वैसे ही जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, लेकिन आई डॉट जे 0, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर और जे वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो आई डॉट जे कैसे निकालेंगे, आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल का कॉस 90 डिग्री। वैसे ही जे डॉट के ये भी 0 होगा और आई डॉट के ये भी 0 होगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये जानना चाहिए डायरेक्टली। तो डॉट वाला में तो इतना ही है कि दो वेक्टर दिया हुआ, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, एंगल निकालिए दोनों वेक्टर के बीच का, परपेंडिकुलर है कि नहीं जांच कीजिए। ये सब इसमें प्रॉब्लम्स नहीं तो बना दे, एक क्रॉस प्रोडक्ट बतला ही दे तब प्रॉब्लम्स हम लोग करें। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। ये क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, कम समय है इसलिए सीधा इस ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और ये क्या हुआ, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच के एंगल का साइन। तो वेक्टर है ए और बी और बीच का एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये तो इसका ये एक वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का एक वेक्टर होता है और डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या था, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, स्केलर। लेकिन यहाँ ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है और डायरेक्शन इसमें क्या होता है, ए और बी के प्लेन पर परपेंडिकुलर। इसको ऐसे समझिए, अगर ए और बी ये दो वेक्टर, ए ये बी, तो ए और बी का प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर। लेकिन प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर में भी ध्यान देना होगा कि ए और बी के किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर, जैसे इस बोर्ड के प्लेन पर परपेंडिकुलर इधर भी वेक्टर हो सकता है, उधर भी वेक्टर हो सकता है। इस प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। लेकिन कौन सा, ए से बी की ओर आप राइट हैंडेड स्क्रू को घुमाइएगा। ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो पहला वेक्टर से दूसरे वेक्टर के तरफ, जैसे ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए से बी की ओर घुमाइए। जिधर आगे बढ़ेगा वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। अगर इस फिगर में देखें, इस फिगर में देखें तो हम ए से बी की ओर घुमाएंगे ऐसे, ए से बी की ओर राइट हैंडेड स्क्रू राइट साइड में घुमाएंगे तो इधर निकलेगा, इधर। तो बोर्ड के परपेंडिकुलर हमारे तरफ, आपके तरफ, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अगर बी क्रॉस ए लेंगे, बी क्रॉस ए, तो उसका मैग्नीट्यूड तो यही होगा ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, बी से ए की ओर घुमाइए, बी से ए की ओर, उधर की ओर। तो ये ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हुआ ए बी साइन थीटा, ये ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या हुआ, ए ए से बी की ओर जो घुमाइएगा, इसमें देखें तो ए से बी की ओर घुमाएंगे तो इधर की ओर, बी क्रॉस ए उधर। तो इनटू यूनिट वेक्टर एक लिख दिया जाता है, वेयर एन क्या है, वेयर एन इज ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। हाँ, किधर, अलोंग ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमने क्या बतलाया, ए से बी की ओर
राइट हैंडेड स्क्रू को घुमाइएगा, जिधर आगे बढ़ेगा वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है। तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर हुआ जिसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन ए से बी की ओर घुमाइए राइट हैंडेड स्क्रू को, जिधर आगे बढ़ेगा वही। तो क्लियर है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड तो दोनों का ए बी साइन थीटा इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट। बी क्रॉस ए इस फिगर में, तो बी क्रॉस ए बी से उधर, ए क्रॉस बी इधर अपोजिट होगा। तो ए क्रॉस बी, तो अब साइन थीटा अगर लिखें तो ए क्रॉस बी हमने क्या लिखा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या हुआ, ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। और पैरेलल कब हो जाएगा, ए इज पैरेलल टू बी। तो ए कब, पैरेलल का मतलब थीटा क्या होगा, पैरेलल का मतलब वेक्टर पैरेलल हो तो पैरेलल और एंटी पैरेलल दो होता है। देखिए पैरेलल डायरेक्शन सेम, अपोजिट डायरेक्शन हो तब भी पैरेलल कहलाएगा। तो पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन सेम या अपोजिट दोनों हो सकता है। तो सेम है तो थीटा 0 और अपोजिट डायरेक्शन है इधर वेक्टर और इधर वेक्टर, तो 180 डिग्री। तो साइन 180 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। यानी ए और बी पैरेलल है कब, इफ एंड ओनली इफ ए क्रॉस बी 0 हो जाए। यानी पैरेलल है तो ए क्रॉस बी 0 होगा, और 0 है तो ए क्रॉस बी 0 है तो पैरेलल। हम 0 में एरो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, 0 वेक्टर, लेकिन एरो इसलिए दे देते हैं क्लियर हो कि ए क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो ये हो गया साइन थीटा लिखने का तरीका बतला दिया। तो ये हो गया क्रॉस, और क्रॉस प्रोडक्ट ए बी अगर आई जे के टर्म में है तब कैसे लिखते हैं, ए टू जे प्लस ए थ्री के, और बी क्या है, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। क्योंकि एग्जाम में समय कम है इसलिए फास्ट होना पड़ता है, और आपका रिवीजन क्लास ये है। जब बैच अलग से पढ़ाएंगे 12th का या IIT का, तो बहुत स्लो स्पीड पर हर एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ आपके पास समय कम। ए क्रॉस बी, ए डॉट बी कैसे लिखते हैं, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3। ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं, आई जे के डिटर्मिनेंट बतला चुके हैं। आई जे के ए का कंपोनेंट्स लिख दीजिए और बी का कंपोनेंट्स लिख दीजिए। इसको तोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, इसके अलोंग एक्सपेंड कीजिए, हम डिटर्मिनेंट बतला चुके। A2B3 माइनस A3B2 आई, दूसरा वाला माइनस होता है, इसको A1B3 माइनस A3B1 जे, लेकिन माइनस साइन। तीसरा वाला में A1B2 माइनस A2B1 के। ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का आई जे के टर्म, इसका यही सब प्रॉब्लम में जरूरत पड़ेगा। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी, A cross B represents the area, A cross B represents, क्या रिप्रेजेंट करता है, the area of the parallelogram whose two adjacent sides are represented by A and B, are represented by
ए एंड बी, यानी ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट किया? अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करेगा। वेक्टर एरिया रिप्रेजेंट्स द वेक्टर एरिया, ए क्रॉस बी तो वेक्टर। और अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कहें तो वेक्टर की जरूरत नहीं, वो एरिया हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम ए बी सी डी। तो यही जरूरत पड़ेगा कि पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड का वेक्टर दिया है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो? एरिया का मतलब वहाँ मैग्नीट्यूड से, लेकिन वो वेक्टर ए क्रॉस बी तो वेक्टर एरिया होता है। वेक्टर एरिया, अब वेक्टर एरिया इस फेस का वेक्टर एरिया देखिए, ए क्रॉस बी कीजिएगा तो ए क्रॉस बी, ए से बी की ओर घुमाइएगा तो क्या इधर आगे बढ़ेगा, यानी जिधर आगे बढ़ रहा यानी ऑब्जर्व इधर, तो ये फेस का एरिया ए क्रॉस बी हुआ। और उधर वाले फेस का, इधर वाले फेस का एरिया ए क्रॉस बी हुआ, और उधर वाले फेस का एरिया, तो फेस होता है ना, जैसे ये ए क्रॉस बी, ये ए है ये बी है, तो ए क्रॉस बी ये फेस का एरिया, अब बी क्रॉस ए उधर वाले का एरिया। तो खैर अभी उतना डिटेल में नहीं जाए, केवल इससे मतलब ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ? अगर ए बी सी ये ट्रायंगल है तो कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकालेंगे जल्दी? कोई दो साइड, यानी ए बी, आप ए बी छोड़िए, हम ऐसे ज्यादा आपको समझने, कोई दो का वेक्टर ले लिए, ए बी क्रॉस ए सी, कोई दो साइड को रिप्रेजेंट करता हुआ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हाफ, क्योंकि ये लीजिएगा तो पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। पैरेललोग्राम ऐसे बनाइएगा तो पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ, यानी कोई दो साइड का वेक्टर फॉर्म में आप लिखिए, उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हाफ से मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आइए प्रॉब्लम सब बनाते हैं। प्रॉब्लम्स, एक बार आया है कि किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो ये बोर्ड का प्लेन देखिए, इस पर परपेंडिकुलर वेक्टर तो इन्फाइनाइटली मेनी होगा, इसलिए एक डिफरेंट मैग्नीट्यूड का, लेकिन यूनिट वेक्टर कहिएगा तो इस पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एक इधर होगा और एक उधर होगा। किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर गिवन मैग्नीट्यूड का वेक्टर, यूनिट मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड का या 2 यूनिट मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड फिक्स कर दीजिएगा तो दो वेक्टर होगा, एक इधर और एक उधर का। आप कहिएगा कि यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, वेक्टर में फ्री वेक्टर की बात करते हैं, जब कुछ कहा नहीं जाए तो वो आप यहाँ इधर लीजिए, आपको ये वेक्टर लीजिए या ये वेक्टर लीजिए, मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो ये दोनों वेक्टर सेम कहा जाए, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी। कहीं भी प्रॉब्लम में ए बी के जगह पर सी डी आप लिख सकते हैं। द नंबर ऑफ, देखिए पहला सवाल वही आ गया, द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ए प्लेन इज, क्या आंसर होगा? 2। किसी प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एक इधर होगा एक उधर होगा, 2। ए बी दिया हुआ तो ए डॉट बी लिखना है, ए दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 2k, और बी दिया हुआ है माइनस आई प्लस जे माइनस के। देन ए डॉट बी चॉइस दिया हुआ है, हम लोग ऐसे ही बना लें, ए डॉट बी कैसे निकालना बतलाया था, आई वाला को आई, ए डॉट बी क्या होगा आंसर? ए डॉट बी कितना होगा? आई का कोएफिशिएंट 2, यहाँ -1, यहाँ जे का कोएफिशिएंट -1, यहाँ 1, और यहाँ के का कोएफिशिएंट 2, यहाँ -1,
कितना हो गया, -2 -1 -3 और -2 -5। आंसर में 5 भी दिया है, -5 भी दिया है, 0 नन ऑफ दी, तो -5। आई वाला को 2 इंटू -1 -1 इंटू 1 2 इंटू -1 सबको जोड़ दी। अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहता, यहाँ पूछा नहीं गया है, चलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बता दें कैसे निकालते। ए क्रॉस बी कैसे निकालते। हाँ, एक चीज जानिएगा, डॉट में तो बतला दिए हैं, क्रॉस में ऐसे होता है साइक्लिक ऑर्डर में। साइक्लिक ऑर्डर में क्या होगा, आई क्रॉस आई ऑलवेज 0, क्योंकि एंगल 0 ना हो गया, साइन थीटा 0 0, जे क्रॉस जे भी 0, के क्रॉस के भी 0, लेकिन आई डॉट जे, देखिए ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में आई डॉट जे के, यानी आई डॉट नहीं, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। अगर जे क्रॉस आई पूछेंगे तो माइनस के लिखिएगा। इस साइक्लिक ऑर्डर में आई जे के एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में बना दिया, कोई एक साइक्लिक ऑर्डर में बना दीजिए। तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के क्रॉस आई जे, आई क्रॉस जे के, तो जे क्रॉस आई उल्टा आइएगा तो क्या होगा, आई जे उल्टा आएगा माइनस के। तो ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं, आई जे के और ए का कंपोनेंट्स 2 -1 2 और यहाँ बी का -1 1 -1। अब तो डिटर्मिनेंट जैसे तोड़ते हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ा चुके हैं, लाइव क्लास में हो चुका है। अब देखिए इसके अलोंग एक्सपैंड कीजिए तो क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 -2 आई। फिर आइए आई जे लीजिएगा तो इसको हटाइए, इस कॉलम को हटाइए, 2 इंटू -2 और +2 0, तो 0 जे, माइनस साइन के साथ 0 जे। और के के साथ देखिए, के लीजिएगा तो 2 -1 1, 2 -1 के, जो भी आ जाए कैलकुलेशन तो आपको करना है, 0 जे लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछते तो इसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आप सब कुछ बतला सकते। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछते तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट। यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी पूछते तो ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी जो आया इसमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछते तो डॉट प्रोडक्ट से भी निकल सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट। एंगल पूछते हम एक ही सवाल में, तो अगर एंगल पूछते तो कॉस थीटा क्या होता, कॉस थीटा ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड। एंगल पूछे तो साइन कॉस को ही निकाल सकता है, लेकिन जनरली कॉस वाला आसान होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में तो आपको ये लेना होगा ना डिटर्मिनेंट, इसलिए डॉट ज़्यादा आसान है। बोलिए ए डॉट बी कितना आया था, -5। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड यहाँ लिख देते हैं, ए का मैग्नीट्यूड आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के यानी 3 हो गया। और बी का मैग्नीट्यूड आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के यानी √3। ये हो गया 3, ये √3, ये 3, ये √3। तो कॉस थीटा ये हो गया, तो थीटा लिखेंगे तो कॉस इनवर्स। अब आपको याद है कि नहीं, माइनस रहेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स इतना लिख सकते, कोई जरूरी नहीं, आप उतना ही छोड़ दीजिए ना। साइन थीटा निकालते तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी। तो ये प्रॉब्लम्स तो अब तो कोई प्रॉब्लम बनाया जा सकता है, लगभग हमने रिजल्ट बतला दिया। अब प्रॉब्लम्स आपको बना के दिखलाते हैं। ए बी दिया हुआ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, वेक्टर दिया हुआ है मैग्नीट्यूड निकालिए, उससे तो कुछ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक बतला देते हैं। स्केलर
ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी आपको पढ़ना है। सिंबल में ऐसे लिखते हैं ए बी सी, अब ब्रैकेट में। और इसका डेफिनेशन क्या, एक ए बी सी का मतलब किसी दो का क्रॉस, हाँ क्रम नहीं बदलना, किसी दो का क्रॉस और तो बी क्रॉस सी ले लें और ए से डॉट ले लें, या ए क्रॉस बी ले लें, ए क्रॉस बी ले लें और सी से डॉट, सब बराबर आएगा। ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्रम नहीं बदलना, हाँ क्रम साइक्लिक ऑर्डर में मेंटेन कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ए बी सी है तो ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट, ए बी सी का अगर हम बी सी ए लिख दें साइक्लिक ऑर्डर में, कोई दोनों इक्वल होगा। सी ए बी लिख, यहां से शुरू करें, सी ए बी लिख दें, ये सब इक्वल। लेकिन क्रम दो का बदलिएगा, जैसे ए बी सी है, हम साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बी और सी का बदलते हैं, यानी सी यहां लिख दिया, बी यहां लिख दिया, तब देखिए दो का क्रम बदल दिया तो यहां माइनस। वही है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट बतला दे डिटर्मिनेंट का, अगर a1i प्लस a2j प्लस a3k, अब b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, c इज इक्वल टू c1i प्लस c2j प्लस c3k। तो ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट, ये स्केलर होता है। क्यों स्केलर? देखिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर होता है। इसका फर्स्ट का कंपोनेंट लिख दीजिए, सेकेंड का लिख दीजिए, रो वाइज या कॉलम वाइज थर्ड का लिख दीजिए, तो इसका जो कैलकुलेट कीजिएगा वही स्केलर ट्रिपल। नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव, स्केलर जीरो भी आ सकता है। और कोप्लेनर वेक्टर अगर ए बी सी एक प्लेन में वेक्टर हो, ए बी सी आर कोप्लेनर, इफ एंड ओनली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो कोप्लेनर होगा तीनों वेक्टर, और कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। एक और पहले वाला ने नहीं लिखा, ए बी सी आर, ए बी सी आर कोप्लेनर, अगर एक वेक्टर को, किसी एक वेक्टर को बाकी दो के टर्म में लिखा जाए, लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स बी या अल्फा, अल्फा कोई स्केलर है, अल्फा बी प्लस बीटा सी, यानी जैसे ए बराबर टू बी माइनस 3c, तो क्या कहेंगे, देन ए बी सी आर कोप्लेनर, ए बी सी आर कोप्लेनर। कोई एक वेक्टर बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं। स्केलर इंटू वेक्टर, स्केलर इंटू वेक्टर का सम या डिफरेंस। तो एक वेक्टर को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके तो कोप्लेनर होता, और वैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो भी कोप्लेनर। और इसमें आई जे के वाला जानिए, आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 होता है। कैसे? आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो क्या होगा, आई डॉट जे क्रॉस के, डेफिनेशन से तो यही होगा, दो का क्रॉस, हाँ क्रम नहीं बदलना, साइक्लिक ऑर्डर में ले सकते हैं। और जे क्रॉस के क्या होता है, अभी बतलाया, जे क्रॉस के आई होता है, अभी बतलाया ना, आई जे के, तो जे क्रॉस के आई होता, आई डॉट आई 1 होता। तो आई जे के अगर दो वेक्टर सेम हो जाए या पैरेलल हो जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट
3 वेक्टर कोप्लेनर हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, और 2 वेक्टर पैरेलल या सेम हो, इफ टू वेक्टर्स ऐसे, इफ A is equal to B or A is parallel to B, then ABC triple product 0. अच्छा, एक चीज और जानिएगा, इफ A is parallel to B तो A को लिख सकते हैं A T टाइम्स B, और B को भी लिख सकते हैं, B को A के टर्म B M टाइम्स A। हाँ, अगर T पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन होगा A और B का, और नेगेटिव है तो अपोजिट, यानी ये 2 वेक्टर पैरेलल है A और B, तो B को हम T टाइम्स A और कहीं भी ले सकते हैं जहाँ T कोई स्केलर है। हाँ, T पॉजिटिव होने पर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, नेगेटिव होने पर अपोजिट डायरेक्शन होगा, एंटी पैरेलल। अब तो कोई प्रॉब्लम बनाया जा सकता है, जैसे एक देखिए CBSE में आया है, इफ 2i plus 6j plus 27k dot I plus pj plus qk 0, then values of p and q are, चॉइस में दिया हुआ है p is equal to 6, q 27, p is equal to 3, q 27 by 2, p 6, q 27 by 2, d p 3, q 27। बहुत आसान है। इसका डॉट प्रोडक्ट सॉल्यूशन कुछ सीधे करते हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आई वाला को आई वाला के साथ, तो क्या दिया हुआ है, 2 into 1 प्लस 6 into p प्लस 27 into q बराबर 0, यानी क्या हुआ, 6p प्लस 27q इज इक्वल टू -2। और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। देन द वैल्यूज ऑफ p, अब p और q का कौन सा पेयर सही है, तो देखना होगा कि कौन सेटिस्फाई करता। अगर p6 लेंगे, दोनों पॉजिटिव लेने पर तो -2 नहीं आ सकता, इसलिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है कहीं नहीं, ऐसा तो है नहीं इसमें। अगर ये 6 लेंगे तो 36 का 6 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर -8, ये तो हो ही नहीं सकता। देन द वैल्यू ऑफ p 2i प्लस 6j प्लस 27k टू i प्लस pj प्लस qk इज इक्वल टू 0। देन तो रिजल्ट तो ये 2 प्लस 6p प्लस 27q इज इक्वल टू 0। तो निश्चित रूप से 6p प्लस 27q इज इक्वल टू -2, तो एक प्लस एक माइनस होगा तभी हो सकता है, इसमें कहीं मिसप्रिंट है इसका मतलब। दूसरा प्रॉब्लम बनाते हैं, मेथड बतला दिया। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर ए बी सी इज, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर ए बी सी इज, अब आप बतलाइएगा ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड हाफ ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, सी 1/4 ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, और डी 1/8 ए सी क्रॉस ए बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये जानिएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है।
ए बी साइन थीटा। लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं लीजिएगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तो दोनों इक्वल नहीं होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा माइनस साइन के साथ। उलटिएगा फिर क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए कीजिएगा तो माइनस। पतला है ना, इसमें ए से बी की ओर घुमाइएगा तो जिधर आगे बढ़ेगा वो इसका डायरेक्शन है, और इसमें बी से ए की ओर घुमाइएगा जिधर आगे, तो दोनों अपोजिट तो होगा ही। हाँ, इसमें तो ऐसे ही बतला दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी दो साइड का वेक्टर, तो ए बी और ए सी, एरिया ट्रायंगल ए बी सी बतलाया था ना कि ए बी कोई दो साइड का रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हाफ। वेक्टर एरिया करता तो मैग्नीट्यूड हटा देते, एरिया का कौन सा है, हाफ ए बी क्रॉस ये हो। कोई भी प्रॉब्लम अब जितना बतला दिए हैं सब बन जाएगा, हम बना के दिखलाते हैं। आपको एक ट्रायल लेना होगा। ये बिहार स्कूल एग्जाम, द वैल्यू ऑफ, दोनों में आया हुआ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस के इज इक्वल टू, आंसर दिया हुआ 1 माइनस 1 के माइनस के। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आई डॉट जे क्रॉस के, फिर से लिखने का जरूरत नहीं था, हम लिख रहे हैं इसलिए देखिए जे क्रॉस के बतलाया ना, आई जे के वाला भाई याद रखिएगा कि सेम रहेगा जैसे आई डॉट आई क्रॉस आई 0, लेकिन दो डिफरेंट का रहेगा तो साइक्लिक ऑर्डर में, तो आई डॉट जे क्रॉस के क्या होगा, देखिए तो जे क्रॉस के आई साइक्लिक सर्कुलर, जे क्रॉस के आई, जे क्रॉस के आई हो गया। ये मतलब तो आई क्रॉस के क्रॉस आई जे होता, इधर से चल ऐसे एक क्रम में चलना है, के क्रॉस आई जे, लेकिन आई क्रॉस के माइनस जे और के, और ये आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस आई 1, और ये जे सॉरी आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, लेकिन माइनस है तो माइनस 1 आई 1, तो 1 आ गया, आंसर है 1। ऐसा ऑब्जेक्टिव के लिए आई जे के का ट्रिपल प्रोडक्ट 1 होता है, आई डॉट जे क्रॉस के 1 होगा, तो आई जे के का ट्रिपल प्रोडक्ट सीधे 1, क्योंकि आई डॉट आई 1। तो ये आप कोई भी प्रॉब्लम बना सकते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं तो भेज दिया जाएगा। आप अपने एग्ज़ाम में जो आया हुआ है ना, तरीका ये होता है कि 26 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 25 वाला छोड़ दीजिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन जनरली 25 वाला लोग नहीं देते हैं जो पिछले साल पूछा। तो आप 24 का, 23 का, 22 का, 3 साल का अगर बनाना है तो, और अगर 5 साल का बनाना है तो 21, 20 से लेकर के 24 तक, 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल का बना लीजिए। एग्जैक्टली उसमें से बहुत सारा तो रिपीट भी हो जाता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में रिपीट भी होता है, आईआईटी के एग्ज़ाम में वैसा नहीं होता, एडवांस में तो बिल्कुल नहीं होता। मेंस में पहले पूछा गया प्रॉब्लम का सिमिलर या वो भी आ जाता है। तो ठीक है, आज यहीं रहेगा, जितना फैक्ट्स बतला दिए हैं, आप प्रॉब्लम्स कोई भी बना सकते हैं। तो देखेंगे तो हम लोग और वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम आ गया है नज़दीक। जो रेगुलर बैच शुरू करेंगे
ट्वेल्थ वाले जो 11th पास करके 12th में आएंगे, या 12th वाले को जो IIT मेंस और एडवांस देना होगा उनके लिए अलग। तो उसमें स्लो स्पीड पर चलेगा, एक एक फैक्ट को बतलाते हुए, एक एक कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए, और प्रिंटेड मटेरियल भी दिया जाएगा। तो वो बैच फरवरी या मार्च होली के बाद शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच।